और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। बांकीपुर में प्रचंड जीत के बाद प्रशांत किशोर का क्या है अगला टारगेट? तेजस्वी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता की जमानत हुई जब्त। अपने ही गढ़ में हारी बीजेपी, अब आत्ममंथन की है बारी। पेपर लीक और रोजगार की मांग को लेकर पटना में छात्रों का उग्र प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डेहरी में ईओ हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। और रैगिंग मामले में बिहार दूसरे नंबर पर, यूपी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े। पटना की हॉट सीट बांकीपुर विधानसभा में जीत का परचम लहराने के बाद प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी के हौसले बुलंद है। इस जीत के बाद अब प्रशांत किशोर का अगला लक्ष्य क्या होगा, इसका खुलासा खुद प्रशांत किशोर ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करेंगे ताकि बिहार के अन्य विधायकों पर भी काम करने का प्रेशर बने। जीत के बाद जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव बिहार के मुद्दे पर लड़ा गया है। यह सिर्फ विधायक बनाने का चुनाव नहीं था। बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को एक संदेश दिया है कि 2025 में बिहार ने बड़ी संख्या में सांसद जिताकर केंद्र में सरकार बनाने का मौका दिया और केंद्रीय नेतृत्व को राज्य के बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और उनके पलायन की चिंता करनी होगी। प्रशांत किशोर ने कहा, इस चुनाव में भाजपा का 30 सालों का गढ़ 30 दिनों में ढह गया है। यह संदेश है कि बिहारियों को 4-5 किलो अनाज देकर और जाति के नाम पर मत नहीं दिया जा सकता है। गुजरात से 25 सांसद जीत कर गए हैं। पीएम गुजरात की जितनी चिंता करते हैं, बिहार से भी 30 से ज़्यादा सांसद जिताकर लोगों ने भेजा है, इसलिए वे बिहार की भी चिंता करें। बिहार में भी कारखाने लगे, बच्चों को रोजगार मिले, युवाओं को 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए पलायन नहीं करना पड़े, इसको लेकर केंद्र ठोस पहल करे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता अपने बच्चों और राज्य का विकास चाहती है। बांकीपुर जीतने वाले व्यक्ति को मोदी ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, यह गौरव की बात है। इसके बावजूद बांकीपुर में भाजपा की करारी हार का मतलब बिल्कुल साफ है कि बिहार के नेतृत्व की जिम्मेदारी जिसको दी गई है वो बिहार के लोगों को स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बनाना है तो समाज से ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को बनाइए ताकि बिहार में रोजगार और पढ़ाई बेहतर हो सके। प्राथमिकता यह है कि अगले 3 महीनों में बांकीपुर में आपको बदलाव दिखेगा। मेरी कोशिश होगी अगले 1-2 वर्षों में बांकीपुर को आदर्श विधानसभा के रूप में रखा जाए ताकि बिहार के 242 अन्य विधायक हैं, उन पर लोकतांत्रिक दबाव बने कि चुना हुआ प्रतिनिधि क्या कर सकता है। प्रशांत ने कहा कि राजनीति में आने के इच्छुक युवाओं के लिए बांकीपुर का परिणाम आईना है। यह धारणा टूटी है कि बिहार में जाति का बंधन नहीं तोड़ा जा सकता और 2 धारा से अलग राजनीति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सभी जिला क्षेत्र और वार्ड में जन स्वराज दलगत आधार पर चुनाव लड़ाएगा। सभी जिला परिषद के चेयर हमारे नेता बने, यह पार्टी का अगला लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार की सियासत के लिहाज से अहम माने जाने वाली बांकीपुर सीट पर भाजपा की हार उसके लिए बड़ा झटका है। ये सीट 31 साल से भाजपा के कब्जे में रही थी, इसलिए इसे भाजपा का अभेद्य गढ़ भी मान लिया गया था। इस लिहाज से बांकीपुर की पराजय सिर्फ एक सीट के उपचुनाव की हार नहीं, विशुद्ध रूप से शहरी क्षेत्र वाले इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने पार्टी को 2 टूक संदेश दिया है। अब जातीय समीकरण मतदान का आधार नहीं रहा, उसे जमीन पर काम, जवाबदेही और बेहतर नेतृत्व चाहिए। यह चुनाव परिणाम यह भी बता दिया है कि भाजपा के लिए आत्ममंथन और रणनीति बदलने का समय है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद बांकीपुर सीट अस्तित्व में आ गया, इसके लिए यह पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1995 में पहली बार नवीन किशोर सिन्हा भाजपा के टिकट पर यहां से विधायक बने। वे लगातार नवंबर 2005 तक इस क्षेत्र से विधायक रहे। उनके असामयिक निधन के बाद उनके पुत्र और भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार वर्ष 2006 में हुए उपचुनाव में विधायक बने। तब से लेकर वर्ष 2025 में आम चुनाव तक 5 बार वे इस क्षेत्र से जीते। जब पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए राज्यसभा भेजा तो उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके इस्तीफे के कारण ही बांकीपुर में उपचुनाव हुआ।
ऐसे में सीट की महत्ता यूं भी अधिक थी। इसके अलावा भाजपा कोटे से पहली बार बिहार की कमान सीएम सम्राट चौधरी ने संभाली। उनके सीएम बनने के बाद बिहार में यह पहला चुनाव था। प्रदेश भाजपा की जिम्मेदारी संभाल रहे संजय सरावगी के नेतृत्व में पार्टी पहली बार चुनाव मैदान में उतरी थी। इसके लिए भी यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से हुए इस उपचुनाव को पार्टी ने नाक की लड़ाई बना रखी थी। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान समाप्ति के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद 11 दिनों तक पटना में डटे रहे। कई दौर की बैठकें हुई, कई रोड शो भी हुआ। मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से लेकर सरकार के सभी मंत्री, गठबंधन के विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी बांकीपुर में दिन रात प्रचार करते नजर आए। पवन सिंह, मनोज तिवारी जैसे लोकप्रिय नेताओं सहित पार्टी के 6000 से अधिक छोटे बड़े नेताओं ने दमखम लगाया। एनडीए के घटक दलों के अन्य प्रमुख नेताओं की भी चुनावी सभाएं हुई, लेकिन नतीजा हैरान करने वाला था। पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 19,000 से अधिक मतों से हार का सामना करना पड़ा। पिछले वर्ष के आम चुनाव में नितिन नवीन ने जितनी मतों से जीत हासिल की थी, नीरज सिन्हा को उतना वोट भी नहीं मिल सका। आइए आपको बताते हैं कि पिछले चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहा। वर्ष 2025 में भाजपा के नितिन नवीन को 98,299 मिले। राजद के रेखा कुमारी गुप्ता को 46,363 वोट मिले। वहीं 2020 में भाजपा के नितिन नवीन को 83,063 वोट मिले और कांग्रेस के लव सिन्हा को 44,032 वोट मिले। जीत का अंतर 39,000 था। 2015 में भाजपा के नितिन नवीन को 46,000 वोट मिले। कांग्रेस के आशीष कुमार को वर्ष 2015 में भाजपा के नितिन नवीन को 86,000 वोट मिले। कांग्रेस के आशीष कुमार को 46,000। जीत का अंतर करीब 40,000 था। वहीं 2010 में भाजपा के नितिन नवीन को 78,000 वोट मिले और राजद के विनोद कुमार श्रीवास्तव को 17,000 वोट मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 20। अब बात करेंगे राजधानी पटना से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पेपर लीक और रोजगार की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन पूरी तरह उग्र हो गया है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले छात्र संगठनों ने इनकम टैक्स गोलंबर पर सुरक्षा के सारे इंतजाम धराम कर दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की तो छात्र उस पर चढ़ गए और उसे तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जहां एक तरफ पुलिस पानी की बौछार कर रही थी, वहीं कई छात्र उस उफनते पानी के बीच ही बेपरवाह होकर डांस करते नजर आए। तो कुछ छात्र सड़क पर ही धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने लगे। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को अंततः बल प्रयोग करना पड़ा और कई प्रदर्शनकारियों को घसीटकर सड़क से हटाना पड़ा। इस प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ सड़क पर लेटकर सरकार विरोधी नारे लगाते नजर आए, जिन्हें पुलिस ने वहां से हटाया। प्रदर्शनकारियों का यह गुस्सा सीधे तौर पर बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ था। आपको बता दें कि यह हंगामा सिर्फ इनकम टैक्स गोलंबर तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे पहले जेपी गोलंबर पर भी छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़कर जमकर हंगामा किया था। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने बुझाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस पूरे घटनाक्रम में सियासत भी पूरी तरह गरमा गई है। प्रदर्शन में सांसद राजेश रंजन यानी पप्पू यादव भी शामिल हुए, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों पर गोलियां तक चलाई गई और उन्होंने ऐलान किया कि छात्रों के हक की यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी छात्रों के साथ बैरिकेडिंग पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे, जिन्हें बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल पटना की सड़कों पर तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुई है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आंखें न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर। बिहार की सियासत
वक्त पूरी तरह गरमाई दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डेहरी में हुए चर्चित आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओ के अधिकारी हत्याकांड को लेकर सम्राट सरकार और बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर स्थानीय विधायक सोनू सिंह और आईजी विकास वैभव की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और सरकार पर अपराधियों को बचाने का खुला आरोप लगाया है। मृतक अधिकारी की पत्नी के बयानों का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि रंगदारी और धमकी देने के गंभीर आरोपों के बावजूद पुलिस और प्रशासन मामले की लीपापोती करने में जुटा है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया और कहा कि हाल ही में हुए बांकीपुर उपचुनाव में जनता ने बीजेपी को पूरी तरह नकार दिया है, जिसके चलते सरकार कम समय में ही 2 बड़े चुनाव हार चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल ने 2 टूक चेतावनी दी है कि अगर इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में निष्पक्ष जांच और दोषियों को जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आरजेडी सड़क पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेगी। आइए अब आपको सीधे सुनाते हैं इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का यह पूरा बयान। सब लोग जान रहे हैं कि 2 दिन पहले जिस प्रकार से डेहरी में जो ईओ की जो पोस्टिंग हुई थी उनकी हत्या जो है कर दी गई और डेहरी नगर पालिका कार्यपालक अधिकारी विमल कुमार जी की जो हत्या की गई, परसों हम उनके परिजनों से भी हमारी मुलाकात हुई थी। और ये लगातार सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरे ऐसे जो सरकारी अधिकारी जो है उनकी जो है हत्या की गई। ये केवल ईओ की हत्या ही नहीं बल्कि ये प्रशासन के तंत्र की हत्या है। और लगातार अपराध जो है बिहार में जिस हिसाब से बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और कल्प्रिट को जो है छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चालू है। हमारे डीजीपी साहब से भी बात हुई थी और हम लोगों ने ये भी कहा था कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा मिलनी चाहिए। जब परिवार के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक धर्मपत्नी है, हम सब लोगों की संवेदना उनके साथ है। लेकिन जिस प्रकार से हत्या की गई और जो मुख्य हत्या का जो आरोपी है वो एनडीए लोजपा के डेहरी के विधायक सोनू सिंह है और उनको जो है बचाने का हर एक प्रयास सरकार में बैठे लोग या पुलिस में बैठे लोग जो है कर रहे हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर पूरी बात की जाए तो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए, बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट आए हुए, आनंद फानन में एक वीडियो देखते हैं आईजी साहब का जिसमें वो ड्राइवर पर बोलते हैं कि ये हत्यारा है। लेकिन परिवार के लोगों का ये आरोप है कि ड्राइवर के साथ साथ कई लोग हैं इसमें इन्वॉल्व और विधायक सोनू सिंह भी का भी इसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। जब हम वहां गए तो लोगों ने तस्वीर भी दिखाया डेड बॉडी का और जिस हिसाब से पूरे बॉडी में जो इंजरी थी ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी एक व्यक्ति का किया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बड़ा वेल प्लान तरीके से जो है किया गया है। इसमें ड्राइवर ने कई बार जो है अपना बयान बदला है, एक बार नहीं कई बार जो है बयान जो है बदला है और
हत्या इसलिए की गई जो पुलिस मानती है कि ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिली और काम का दबाव ज्यादा था, इस कारण से हत्या जो है अंजाम दिया गया। ये तो अद्भुत है कि पहली बार हम लोग देखते हैं कि उस रेंज का आईजी साहब जो है वहां पहुंच जाते हैं और खुद ही एक ड्राइवर के कई बार बदलने के बाद एक बयान पे वो विश्वास करते हैं। पहले अपाचे का बयान था, 2 व्यक्ति आया, 1 व्यक्ति आया। रॉड से जो मारा, रॉड अभी तक नहीं मिला। इसमें ये सवाल खड़ा होता है, हास्यास्पद है कि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री का ही ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिल रही हो, कार्य ज्यादा हो, तो वो ड्राइवर तो फिर मुख्यमंत्री की भी हत्या कर सकता, या मेरा भी ड्राइवर। ये तो कोई बात नहीं, ये कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा कि केवल इस कारण, क्योंकि आप ओवर ड्यूटी कर रहे हैं और आपको छुट्टी नहीं मिला तो आप हत्या कर दीजिएगा। और हमने एक बयान देखा उसी ड्राइवर की धर्मपत्नी का, जहां उस ड्राइवर की धर्मपत्नी पुलिस पे आरोप लगा रही है कि पुलिस के दबाव में आकर मेरे पति जो है इस तरह का बयान जो है दिया है। पत्नी कुछ कह रही है, पति कुछ कह रहे हैं। पति का तो कई बार जो है आप देखिएगा कि बयान बदला है। अब इसमें पहले ड्राइवर बयान देते हैं कि 2 अपाची बाइक से हमलावर आए। दूसरा बयान था कि 1 अपाची बाइक से 1 हमलावर आया। तीसरा बयान में खुद ही कहते हैं कि हम ही जो है हत्या जो है किए। जो विधायक सोनू सिंह जो थे, वो फोन करके 50 लाख 25 लाख हमेशा हर दिन रंगदारी मांगा करते थे, उनको बुलाते थे, मुलाकात भी करते थे, और विधायक ने जो है साजिश रच के जो है हत्या करवाने का काम किया। इस एंगल से पुलिस क्यों नहीं देख रही है? जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो सार्वजनिक तो करना ही नहीं चाहिए। और पुलिस का एक एसओपी है जब इन्वेस्टिगेशन का, उसमें हर एंगल जो है तलाशा जाता है। तो अभी तक जब परिवार के लोग, जिनके 2-2 छोटे बच्चे हैं, बीवी करोड़ों के हाथ बुढ़ा हो गया है, अपना पति खो दिया, कोई अपना भाई खो दिया, कोई अपना पिता खो दिया, उनके लगे हुए आरोपों पर पुलिस क्यों नहीं ध्यान दे रही है? क्या उस एंगल से पुलिस जो है जांच कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखने वाली बात है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उस रेंज के जो आईजी साहब हैं, उनका सोनू सिंह जी के साथ संबंध अच्छा है, क्योंकि उनकी रुचि उन आईजी साहब की राजनीति में ज्यादा है। उनका अपना फोरम भी उन्होंने बना रखा है और वो बिहार के बाहर भी मीटिंग करते हैं, बिहार की बात करते हैं, बिहार के अंदर भी जो भी बात करना हो करते हैं। फोरम अपना एक मंच जो है वो चलाते हैं और कई एक कार्यक्रम में सोनू सिंह उनके साथ जो है उठते बैठते रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है वहां के लोगों का कि सोनू सिंह ही इनके कार्यक्रम में भी फंड करते हैं। अब ये तो जांच इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि पुलिस जो है इस विषय पे क्या जांच कर रही है। और जो आईजी साहब है वो ऑलरेडी डिप्टी सीएम के रिश्तेदार भी हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। क्या मुख्यमंत्री और 2-2 उप मुख्यमंत्री, क्या उनके कहने पे एनडीए के जो विधायक है सोनू सिंह, क्या उनको जो है बचाने का काम किया जा रहा है?
मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था। एक दिन पहले आशुतोष राणा का कार्यक्रम तमाशा देखने के लिए गए थे, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए 5-5 घंटा 7-7 घंटा सीएम हाउस पूरा परिवार बाहर खड़ा रहा, और जो कि सरकारी अधिकारी है उनसे मुलाकात मुख्यमंत्री की नहीं हो पाई। और उनके साथ कई सरकारी अधिकारी थे। जब मुख्यमंत्री सरकारी अधिकारी और उनके परिवार से नहीं मिल सकते हैं और ड्रामा देखने के लिए वो वहां गए थे, उनके लिए समय है ड्रामा देखने के लिए, लेकिन पीड़ितों से मिलने का समय नहीं। सवाल ये खड़ा होता है कि जब बिहार का सरकारी अधिकारी सुरक्षित नहीं है, 150 दिन के अंदर लगातार जो है 2 बड़े अधिकारियों की हत्या हो जाती है, और प्रशासन जो है मौन है, चुप है, सीएम पता नहीं किसको पताल में ढूंढने की बात करते हैं, किसको एनकाउंटर कराने की बात करते हैं, केवल सेलेक्टेड। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या मुख्यमंत्री इस विधायक का एनकाउंटर कराएंगे कि नहीं कराएंगे? देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं 2022 की तुलना में 2024 में बढ़ी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 4 वर्षों के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बिहार रैगिंग मामलों में देश भर में दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में दर्ज किए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बिहार में गत वर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों से रैगिंग के 122 मामले दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 251 और मध्य प्रदेश में 117 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2023 में बिहार से 83, यूपी से 188 और मध्य प्रदेश से 87 मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 की तुलना में 2025 में बिहार में रैगिंग के मामले लगभग 2.5 गुना बढ़ गए हैं। वर्ष 2025 में 122 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2022 में ये संख्या 54 थी। शिक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष 22 जुलाई तक का आंकड़ा जारी किया है। इससे वर्ष अब तक 50 मामले दर्ज हुए थे। साल 2022 में पटना में के एक नामी महिला कॉलेज में रैगिंग घटना सामने आई थी। बिहार के विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं। यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एंटी रैगिंग समिति का गठन करना अनिवार्य है। नए सत्र में छात्रों से एंटी रैगिंग शपथ पत्र लिया जा रहा है। इससे अभिभावकों के हस्ताक्षर भी अनिवार्य है। कॉलेजों में रैगिंग की शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में 7 दिन 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800 टोल फ्री नंबर 1800-180-5522 पर कॉल कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट एंटी रैगिंग पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं या हेल्पलाइन @antiraging.in पर ईमेल भेज सकते हैं। वर्ष 2025 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के 79, जिनमें बिहार के 3 विश्वविद्यालय शामिल थे, उन्हें एंटी रैगिंग रेगुलेशन के उल्लंघन पर शो कॉज किया था। इसमें वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, मुंगेर विश्वविद्यालय आरा और नालंदा विश्वविद्यालय शामिल थे। इन तीनों संस्थानों ने जरूरी एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग और कंप्लायंस अंडरटेकिंग जमा नहीं किया था। यूजीसी ने इसके लिए संस्थानों को कई बार एडवाइजरी जारी की थी। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन से फॉलोअप किए गए और एंटी रैगिंग मॉनिटरिंग एजेंसी से सीधे दखल दी, जिसके बाद विश्वविद्यालय को शोकॉज कर विश्वविद्यालय परिसर में रैगिंग के मामलों को रोकने के लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी। आइए जानते हैं रैगिंग के मामले में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 251 मामले, बिहार 122, मध्य प्रदेश 117। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर।